गलत लड़की से शादी हो गई है तो ऐसे में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट एक पति की ये होती है कि वो डिवोर्स कैसे ले। और उसमें दो प्रॉब्लम और भी आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि कई बार एविडेंस ही नहीं होता, पत्नी के खिलाफ कुछ भी एविडेंस ही नहीं है, तो डिवोर्स कैसे लिया जाए। बिना एविडेंस के तो कोर्ट आपको डिवोर्स देगी नहीं, साफ बना करेगी कि आपकी पत्नी है, साथ रखो, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेंटेनेंस से कैसे बचा जाए। भाई पत्नी है तो कोर्ट में मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो ये बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि आपको डिवोर्स भी मिलेगा और आपको मेंटेनेंस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन दोनों कंडीशन से कैसे आप अप्लाई करके पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं और उससे तलाक भी ले सकते हैं, उसको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है कोर्ट की? होती है कि आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, इससे आपको डिवोर्स लेना। तो आपको डिवोर्स क्यों दे? आपकी वाइफ है, आप इसको साथ रखिए, सबूत दिखाइए। दूसरी बात यह आती है कि भाई वाइफ है तो इसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को ही खत्म कर दें, कोर्ट में यह साबित करे कि ना तो ये मेरी पत्नी है, जब मेरी पत्नी नहीं है तो इससे मेंटेनेंस कैसे दे? अब इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि कहते हैं मैरिज नल एंड वॉइड की बात। नॉर्मली जो 11 है उसमें तो कंडीशन अलग है, कई बहुत सारी बातें आ जाती है कि भाई शादी नहीं हो सकती है, रिश्ते नाते काफ़ी चीज़ें आ जाती है, मिर्गी के दौरे, बहुत सारी बात। लेकिन जो सेक्शन 12 है वो आपके लिए स्टिक अप्लीकेबल हो सकता है। आप नॉर्मली कोर्ट में कभी भी ये मत कहिए कि ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी, सिंपल बात कहिए कि सेक्शन 12 अप्लीकेबल होता है, आज तक मेरे इससे रिलेशन ही नहीं बने। उसकी कंडीशन को यहाँ रखिए, या इन्होंने झूठ बोलकर मेरे साथ शादी की है, इसकी उम्र छुपाई है, या इसकी एजुकेशन को छुपाया है, या कोई इसको बीमारी है उसको छुपाया है, या मेरे से ये रिलेशन नहीं बनाती है, या जब शादी हुई ये प्रेग्नेंट थी। कोई भी कंडीशन उसकी इसमें डाल करके नॉर्मल आप मैरिज नल एंड वॉइड के लिए सेक्शन 12 में केस फाइल कीजिए। हस्बैंड गलती ये करते हैं, सबसे पहले जाते ही चिल्लाएंगे हाँ मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है, मेरी शादी हुई है। शादी के लिए कहना ही क्यों आप लोग कहते हो कि मेरी पत्नी है? पत्नी कहना ही नहीं चाहिए, साफ स्पष्ट को मेरी वाइफ ही नहीं है। जब शादी कंज्यूम नहीं हुई, नॉर्मली हमारे रिलेशन ही नहीं बने, तो मैरिज किस बात है? सेक्शन 12 होता अप्लीकेबल इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग केस फाइल कीजिए। जब वाइफ ही नहीं है तो मेंटेनेंस किस बात का? अब वाइफ जाएगी सेक्शन 125 में, 125 सीआरपीसी में केस फाइल करेगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करेगी। सिंपल, वहाँ भी ये बात जाकर कहिए कि मेरी वाइफ ही नहीं है। भाई वाइफ के लिए नहीं है कि मैंने 7 फेरे लिए हैं तो मेरी वाइफ पत्नी बन गई है। जब मैरिज ही कंज्यूम नहीं हो रही है, मेरे साथ इसने रिलेशन ही बनाए, तो पत्नी किस बात की? या झूठ बोलकर शादी की इन्होंने, और मैंने सेक्शन 12 में मैरिज नल वॉइड के लिए केस फाइल किया हुआ है। इसी बात को आपको कहना है, और मेंटेनेंस से भी बचाएगी चीज़ आपको, और आपको डिवोर्स भी दिलाएगी। अब दोस्तों इसमें कई सवाल भी उठते हैं कि भाई ये केस कब फाइल करना चाहिए, किस कंडीशन में? नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग जो लॉ है 1 साल के अंदर ये केस फाइल कर देना चाहिए, और जहाँ बच्चे हो वहाँ इन चीज़ों को थोड़ा दरकिनार किया जाता है। मतलब अगर आप कहेंगे कि भाई मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है या फिर चीज़ें वहाँ नहीं चलती। अब नॉर्मली 1 साल अगर आपका कंप्लीट हो चुका है और कुछ महीने ऊपर हुए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? एक स्पेशल एप्लीकेशन लगानी है। एप्लीकेशन में ये लिखना है कि भी किसी वजह से देरी से मैं बीमार था या बाहर था, या फिर केस फाइल करने में देरी होगी, या फिर वकील साहब में कोई तकलीफ़ होगी, कोई परेशानी होगी, और एक केस लेट फाइल किया। मतलब 1 साल जिस दिन शादी हुई है उसके अंदर ये केस फाइल हो जाना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये कंडीशन इसमें डली हुई है। सेक्शन 12 को अगर आप देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो 1 साल के अंदर केस फाइल होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं फाइल कर पाए हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे कंटिन्यूएशन ऑफ डिले की, कि भाई मेरे से डिले हो गया है किसी वजह से, 2, 4, 6 महीने, साल भर, या बीमार था या बाहर था, या मैं केस फाइल नहीं कर, तो मेरे केस को सेक्शन 12 में एक्सेप्ट किया जाए। और ये देरी की वजह ये रही है, तो अपनी देरी की वजह दीजिए, जो भी आपके पास वजह है, चाहे आपकी हो या वकील साहब की हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन आप डाल दीजिए। या मैंने लीगल नोटिस दिया था, उसमें उनको टाइमिंग दिया था, ये सब चीज़ें कही थी। कोई भी आप अपना जो भी आपके पास तरीका है उसको यूज़ कीजिए और केस को फाइल कीजिए। डिवोर्स लेने का इससे बेस्ट कोई भी वे नहीं है। अगर शादी हुई है, शादी करते पता लगता है कि पत्नी गलत है, इसका जम नहीं सकती है, तो सेक्शन 12 में जाइए, डायरेक्ट आपको डिवोर्स ही मिलेगा, मेंटेनेंस से ही बचेंगे, और डिवोर्स 100% मिलेगा। तो दोस्तों ये तरीका है, और ख़ासकर वे लोग जो गवर्नमेंट जॉब पर हैं या फिर जिनकी फिक्स सैलरी आती है, उनके लिए तो ये यूज़ करना ही करना चाहिए।
क्योंकि नॉर्मली एक गवर्नमेंट जॉब वाला हस्बैंड जो होता है उससे तो मेंटेनेंस जाना होता है, नहीं है तो वो फिर उसकी सैलरी अटैच हो जाएगी। प्राइवेट वाला तो चलो जॉब छोड़ भी सकता है, लेकिन गवर्नमेंट वाला तो छोड़ेगा भी नहीं। इन जैसे लोगों को तो चीज़ ही यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।